नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर में क्या सीखेंगे हम? क्वेश्चन है, इज जीडीपी अ ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर? कह रहे जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर। नेशनल है तो बाय द रेजिडेंट्स, डोमेस्टिक है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट अगर जीडीपी बढ़ रहा है किसी नेशन का, ग्रोथ हो रही है जीडीपी 5%, 7%, 10%, डज इट इंडिकेट कि क्या वेलफेयर भी इंप्रूव हो रहा है? तो आंसर इज नो, नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट नेसेसरी that increase in GDP will also mean that the welfare of the people in a society is improving. कह रहे ऐसा क्यों? कह रहे उसके कुछ रीजंस हैं. The most important reason is distribution of GDP. कह रहे GDP is measured as a whole. GDP, let us assume 5 lakh crores, 5,000 lakh crores, whatever the figure. वो तो एक टोटल है ना, सम ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सम ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी, वो तो सबका टोटल है. डिस्ट्रीब्यूशन वो कंसिडर नहीं करता कि द 80% ऑफ द वेल्थ इज विद द 20% ऑफ द इंडिविजुअल्स. तो 80% जो पैसे हैं वो टॉप 20% कमा रहे हैं. और इनकम और वेल्थ, लेट अस टॉक अबाउट इनकम फर्स्ट. तो मेजॉरिटी पैसा तो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास ही है, बाकी 20% 80% ऑफ द पॉपुलेशन कमा रही है. तो इनकम इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. गवर्नमेंट बजट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही क्या है? टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम. वो ऑब्जेक्टिव है, बट रियलिटी अभी क्या है? इनकम इज हाईली अनइवन. और कोरोना में वो सैडली इनइक्वालिटीज और ज्यादा बढ़ गई. जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स थे वो तो अभी भी प्रॉफिट्स में है, उनके प्रॉफिट सिर्फ बड़े हैं. अब क्या हुआ, कोविड की वजह से आपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, तो जो आसपास के शॉपकीपर्स थे, आप सामान उनसे ना लेके मोस्टली आप ऑनलाइन सामान लेना शुरू कर दिया आपने. तो इनइक्वालिटीज और बढ़ गई. जो भी है, distribution of GDP is one of the prime reason that GDP cannot be considered as a true measure of welfare. An increase in GDP does not always lead to an increase in welfare. Why? It is because the rise in GDP or the income may be concentrated in the hands of a few individuals or the firms. रिलायंस का इस क्वार्टर का प्रॉफिट 40% से बढ़ गया. अभी उनका फ्राइडे को आया था शायद क्वार्टरली रिजल्ट. 40% बहुत होता है क्वार्टरली ग्रोथ के लिए. बड़ा तो बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, छोटी छोटी कंपनीज उड़ती जा रही हैं. फॉर द रेस्ट द इनकम माइट हैव फॉलन. कह रहे जीडीपी ओवरऑल तो बढ़ा, बट कुछ इनकम कुछ कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो करी, कुछ कंपनीज की इनकम गिर गई, लेकिन इन टोटल तो बढ़ा, तो जीडीपी तो बढ़ा. इन सच अ केस द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कंट्री कैन नॉट बी सेड टू हैव इंक्रीज्ड. एंटायर कंट्री का वेलफेयर इंप्रूव नहीं हुआ. नंबर्स में हम चाहे आगे बढ़ जाएं, वेलफेयर इंप्रूव नहीं हुआ if the income is unevenly distributed. So distribution of GDP might have resulted in vast income inequalities between the rich and the poor. Greater the income inequality, lesser will be the welfare of the economy. Greater the income inequality, lesser will be the welfare of the economy. So distribution of GDP, because of its unevenness, explains that GDP cannot be considered as a true measure of welfare of the society. First reason. Second, non-monetary exchanges. ये आपको included not included में भी help करता है national income के questions में. Non-monetary exchanges. Non-monetary exchanges, non-marketable goods. Non-marketable goods,
services rendered out of love and affection, hobbies, कुछ चीजें ऐसी हैं जो they cannot be measured in terms of money, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन नहीं करी जा सकती, they are not taken into consideration while estimating national income, because of which it leads to underestimation of income. Example, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फीस चार्ज कर रहा हूं, तो इनकम जनरेट हो रही है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. घर पे आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, सेम काम, सब कुछ सेम है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. लेकिन आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, सेम चीज, मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, आपने ट्यूशन नहीं लगा रखी, आपके घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, इट इज अ नॉन मार्केटेबल गुड. द वैल्यू ऑफ दैट सर्विस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट सर्विस तो रेंडर हुई है. कह रहे नहीं, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फैक्टर सर्विस, इट इज अ नॉन मार्केटेबल गुड. मुझे पेंटिंग का शौक है, मैंने पेंटिंग बनाई, शौक है, हॉबी, पढ़ाता हूं मैं, बट मैं पेंटिंग भी बनाता हूँ बहुत अच्छी, तो मैंने पेंटिंग बनाई, किसी को दी, ठीक है ना, फ्री में दी या पैसों में दी, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मार्केटेबल गुड. लेकिन एक पेंटर है, उसने सेम पेंटिंग बनाई और उसने घर पे लगा ली, ओन अकाउंट प्रोडक्शन में वो भी आ जाएगा, क्योंकि वो एक पेंटर था. अगर फार्मर कुछ सामान खाने का अपने घर ले गया, तो वो भी तो ओन अकाउंट प्रोडक्शन है. तो अगर आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ, आप हॉबी में जो मर्जी करें, शौक से जो मर्जी करें, इट इज अ नॉन मार्केटेबल गुड. किचन गार्डन, किचन गार्डन का हमने एग्जांपल लिया था. किचन गार्डन आपने शौक से अपने गार्डन बना रखा है, उसमें नींबू आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, नॉन मार्केटेबल गुड. आप फार्मर हो, फार्मिंग करते हो, और आपने अपने घर वालों के लिए भी कुछ प्रोड्यूस सेट असाइड कर दिया, ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड, बट non marketable goods, non monetary exchanges, not included. Many activities in an economy are not evaluated in monetary terms. For example, domestic services of housewives. आपने मेड रखी हुई है घर के काम के लिए, आप उसको पैसे दे रहे हैं, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेम काम लॉकडाउन में तो सब नहीं करा, बट काफी हद तक हाउसवाइफ्स करते हैं, तो वो सर्विस रेंडर कर रहे हैं, बट it is a non-marketable good. It is rendered out of love and affection. They are not included in national income estimation. Also, exchanges through barter system, commodity, non-marketable, cannot be measured in terms of money. Enjoyment through leisure, time activities. आप मूवी देखने गए, आपने पैसे खर्च करे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. आपको मजा आया या नहीं आया, नेशनल इनकम में आएगा. आप पार्क में वॉक कर रहे हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, आपको उसमें हो सकता है मूवी से ज्यादा मजा आ जाए, लेकिन बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, लेजर एक्टिविटीज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉन मार्केटेबल गुड्स नॉट इंक्लूडेड. दिस इज a cause of underestimation. This is a cause of underestimation of GDP. So, not considering non-monetary exchanges leads to underestimation of GDP. तो कह रहे हैं कुछ चीजें हैं जो GDP में कंसिडर ही नहीं होती, तो GDP is not a true measure of welfare. मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ, अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, खेल नहीं पा रहा मैं, घूमने नहीं जा पा रहा मैं, तो GDP तो बढ़ रही है, बट वेलफेयर तो रिड्यूस हो रहा है ना, तो वेलफेयर को वो कंसिडर ही नहीं करता. तो देयरफॉर जीडीपी इज नॉट अ ट्रू मेजर ऑफ, और लेजर एक्टिविटीज को वो कंसिडर ही नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट अ मेजर ऑफ ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर. कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी कह रहा है ठीक है जीडीपी बढ़ रहा है आपका, लेकिन बना क्या रहे हो, किस टाइप की कमोडिटीज बना रहे हो, वॉर गुड्स बना रहे हो, तो नंबर्स में तो जीडीपी बढ़ रहा है, बट वेलफेयर तो नहीं बढ़ रहा. किस टाइप की कमोडिटीज हैं आपके, जैसे ना जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, वो ये तो नहीं पता था व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो प्रोडक्टिव पर्पस है, कंजम्पशन है, वेलफेयर बढ़ेगा या सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो तो नहीं बता रहा, वो तो बस वैल्यू बता रहा है. तो composition of GDP, it refers to the type of goods and services which are being produced the most by an economy. If the GDP of an economy comprises of welfare oriented goods
प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्कूल्स पे खर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स पे, ब्यूटिफिकेशन ऑफ पार्क्स पे, तो लेजर बढ़ेगा, वेलफेयर बढ़ेगा। और वो खर्च कर रहे हैं इंस्टेड डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो सिक्योरिटी पे, तो वेलफेयर इंप्रूव नहीं होगा। तो अगर एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, कि जीडीपी बढ़ रहा है ये सब करके, तो यस वेलफेयर भी इंप्रूव हो रहा होगा। बट इफ द जीडीपी कंप्राइजेस ऑफ मोस्टली डिफेंस गुड्स which are not welfare oriented, then GDP cannot be considered as a reliable indicator of welfare. So composition of GDP plays an important role whether the GDP is a true measure of welfare or not. Most important externalities, इस पे अलग से काफी बार क्वेश्चन आता है। अलग से क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस पे आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी आ सकता है, कॉम्पोजिशन पे आ सकता है, बट एक्सटर्नलिटीज पे सबसे कॉमनली आस्क्ड कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्या जीडीपी एक ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर है? कह रहे हैं नो। लास्ट रीजन, एक्सटर्नलिटीज। Externalities, they refer to the benefits or harms of a firm or an individual caused to another for which they are not paid or penalized. They refer to benefits or harms. Benefits हो गए positive externalities, harms हो गए negative externalities. Benefits or harms of a firm or an individual caused to another for which they are neither paid nor penalized. मैंने चामुंड प्लाजा में सिनेमा हॉल खोला, ठीक है ना, मैंने चामुंड प्लाजा में सिनेमा हॉल खोला, तो मेरे सिनेमा हॉल से जो रेवेन्यू आ रहा है तो डेफिनेटली इनकम जनरेट हो रही है, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सिनेमा हॉल खुलने की वजह से मॉल में फुटफॉल बढ़ेगा या कम होगा? तन्मय, यस सर। सिनेमा हॉल खोला अगर मैंने प्लाजा में, तो उससे फुटफॉल इन द मॉल बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। ज्यादातर मॉल्स में सिनेमा हॉल्स ही अट्रैक्ट करते हैं लोगों को ज्यादातर, उसकी वजह से लोग आते हैं और फिर घूमते रहते हैं, बिफोर द मूवी, आफ्टर द मूवी, जो भी है अट्रैक्ट करेगा लोगों को। फुटफॉल बढ़ेगा तो बाकी जो शॉप्स हैं उनका रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो ये हुई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, तो उनको बेनिफिट हुआ हॉल खुलने की वजह से, तो क्या उसके लिए वो हॉल ओनर को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे बाकी लोग जिनका बेनिफिट हुआ? नो। तो दे आर नॉट पेड फॉर इट। मैंने कॉल सेंटर खोला, अब कॉल सेंटर की वजह से क्या होगा? वहां पे जॉब्स क्रिएट हुई, वो सब तो ठीक है जो कॉल सेंटर के अंदर हुआ, उसकी वजह से कैब सर्विसेज बढ़ जाएंगी, आना जाना, और भी लोगों का बेनिफिट होगा, खाने पीने की शॉप्स चल सकती हैं रात रात भर, बहुतों का बेनिफिट हुआ, वो कॉल सेंटर वालों को पैसे नहीं थे, वो तो गए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब लेकिन जो हॉल खोला, कॉल सेंटर खोला, ट्रैफिक बढ़ेगा, कॉलोनी के अंदर ट्रैफिक बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो परेशान होंगे, तो वो हो गई नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, वो हो गए उसके हार्म्स। तो बट क्या वो मुझे उसके लिए पेनलाइज कर सकते हैं? नो। तो जो मैं बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिल रही, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, उनकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती, दे लीड टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि और जो बेनिफिट्स हुए थे वो तो आपने कंसिडर ही नहीं करे। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो हार्म्स हुए हैं उसकी वजह से, मैंने कोई यहाँ पे फैक्ट्री खोली, केमिकल फैक्ट्री खोली, उसके जो डिस्चार्जेस थे उसने आसपास के वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर दिया, हार्मफुल इफेक्ट हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ, कह रहे बट negative externalities they cannot be charged for, so they cannot be taken into account. Therefore GDP is not a true measure of welfare. They are benefits or harms of a firm or an individual caused to another, मेरा तो जो हुआ सो हुआ, और benefit और harm जो बाकियों का हुआ, they are not paid or penalized. For example, negative externalities which result in loss of welfare is not taken into account while calculating GDP. Similarly, positive externalities
are also not taken into account while calculating GDP. तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल, एन ऑयल रिफाइनरी प्रोड्यूसेस ऑयल, ओके जी, ऑयल के जो जितनी प्रोडक्शन हुई वो तो हो गई इनकम. वैल्यू एडिशन इज टेकन इन अकाउंटिंग, ठीक है, जो जितना भी उन्होंने वैल्यू एडिशन करी वो तो हो गया. बट इट ऑल्सो पोल्यूट्स द रिवर नियर बाय, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, बट इट डज नॉट बेयर एनी कॉस्ट फॉर दैट. इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. ओवर एस्टिमेशन क्यों? क्योंकि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए थे, कुछ नुकसान हुए थे जो आपने कंसिडर ही नहीं करे. तो जो आप इनकम दिखा रहे हो वो इन्फ्लेटेड है, कुछ खर्चे, कुछ कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, वो सब आपने कंसिडर ही नहीं किया हुआ. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, इन एन एप्पल ऑर्चर्ड, एप्पल फ्लावर blossoms and attracts bees. Apples sold are taken into account for calculating GDP. It also benefits the honey producing firms nearby. उनको जो बेनिफिट हुआ, एप्पल ऑर्चर्ड वालों को कोई पेमेंट तो कर नहीं रहे, तो उसका बेनिफिट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी. इट लीड्स टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. तो इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज लीड टू डैश ऑफ नेशनल इनकम. तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज लीड टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. पॉजिटिव तो बेनिफिट्स थे ना जो हमने कंसिडर नहीं करे. नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज लीड टू डैश एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी और इनकम, अंडर एस्टिमेशन, ओवर एस्टिमेशन. कॉस्ट कंसिडर नहीं कर रहे तो आप इनकम इन्फ्लेटेड दिखा रहे हो. बेनिफिट्स कंसिडर नहीं कर रहे तो आपने इनकम एक्चुअल से कम दिखा रहे. बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप से, और 3-4 मार्कर अलग से भी आ सकते हैं. और जीडीपी एंड वेलफेयर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब एक न्यूमेरिकल को हटा दें अगर, रेलेवेंस के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो ये ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं चेक करने के लिए कि आप कितने अवेयर हैं. अब कर रहे हैं तो ये एक छोटा सा 1 मार्कर कभी कभी आ सकता है. डिफाइन ग्रीन जीएनपी, अगेन रिलेटेड टू अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस. व्हाट इज ग्रीन जीएनपी? कह रहे जीडीपी बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बट क्या ये सस्टेनेबल है जो आप कर रहे हो? क्या फ्यूचर जनरेशन अफेक्ट तो नहीं हो रही जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो? कोल एक्सट्रैक्शन है, पॉल्यूट कर रहे हैं एयर को, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं. तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ग्रीन जीएनपी, ग्रीन इकोनॉमिक्स. 1 मार्कर में आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं. जीएनपी which would help to bring about sustainable use. GDP which would bring about sustainable use of natural environment and equitable distribution of benefits of development. GNP which would bring about sustainable use. कह रहे ऐसे यूज करो कि फ्यूचर जनरेशंस भी यूज कर पाए. ये नहीं कि अपना प्रॉफिट बना लिया, बाकी जिसका होगा देखा जाएगा. नो, use wisely. Sustainable use of natural environment and equitable distribution of benefits of development. In other words, it means judicious use of resources so that future generations are not deprived of. वो भी use कर पाए. So please, judicious use the resources wisely. तो क्या था ये? GDP and welfare, और 1 मार्कर के हिसाब से ग्रीन जीएन.